जय हिंद सभी को, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी लोगों का। चलिए, कौन सी क्लास कैंसिल होती है भाई? ऋतिक गुप्ता कह रहे हैं, आप कहाँ से हो रचना? सुप्रभातम, सुप्रभातम। लोट लोट के प्रणाम। अच्छा जी, चलो। उम्मीद है कि सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त भी होंगे, तंदुरुस्त भी होंगे। कल तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन बनाया हूँ। क्वेश्चन जो कल वाला जो सेट आएगा ना, कल वाला जो सेट आपको मिलेगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। और कल नहीं, उसको आज ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लास खत्म होगी, मतलब ये समझ लो कि आज शाम तक आपको सेट जो कल वाला है, यानी 11वां सेट है, वो आपको मिल जाएगा। और 11वें सेट में समझ लो इतने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। और अभी सीपीओ मेंस का पेपर हुआ है, उसके सारे क्वेश्चन उठा लिए। आप लोग कह रहे थे ना सर सीपीओ मेंस का क्वेश्चन लेके आइए, वो सारा क्वेश्चन उठा लिया हूं। और आप देखोगे कि वो क्वेश्चन का लेवल जब देखोगे तो आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा। और फिर आप जो इंतजार कर रहे थे ना, देखो लेवल क्या होता है ना, धीरे धीरे बढ़ाते हैं। आज 10वां क्लास है, तो हम एक ऐसे लेवल पर पहुंचे हैं कि जहां पर अब यहां से लेवल बढ़ाया जा सकता है। यानी लेवल 1, फिर 20 तक चलेगा लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। फिर आपको रियलाइज होगा कि हाँ सर, अब आ रहा है मजा। अब तक जो हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, उस अंडर एस्टिमेट की घड़ी समाप्त होगी। तो चलिए, पहले तो आज हम इसको खत्म करते हैं। ये तो नॉर्मल सा था, ये तो पहले ही बन गया था। जो कल वाला जो क्लास होना है, उसका सीट जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, और जो सीट जो मिलेगा आपको ना, फिर आपको मजा आएगा। चलिए, क्वेश्चन यहां से शुरू करते हैं। और सीजीएल टीयर 1 का है। देखो सीजीएल का क्वेश्चन, मैं कहीं ना कहीं एक चीज देख रहा हूं कि सीजीएल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, सीजीएल एस्पिरेंट्स जो भी हैं, उनको ढंग के क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं। कारण पता है क्या है? कारण कारण यह है कि सीजीएल खुद ढंग के क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो ढंग के क्वेश्चन जब वो पूछेगा ही नहीं, तो फिर हम कहां से उसको क्वेश्चन जो है निकाल के लेके आएंगे। लेकिन मैं उसका भी तरीका निकाला हूं, उसके ऊपर लेवल पर पहुंच। जब सीपीओ क्वेश्चन कराओ बच्चों को, सीडीएस का क्वेश्चन कराओ बच्चों को, सीएपीएफ का क्वेश्चन कराओ, है ना, यूपीएससी आईएएस का क्वेश्चन कराओ, जो है स्टेट पीसी का क्वेश्चन कराओ, है ना। इतना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा ना कि तुम लोग का दिल देखना कि किस तरीके से गार्डन गार्डन होगा। चलिए, यहां पर लिखा है कि देयर सपोर्टिंग अचीवमेंट्स एट द हाईएस्ट लेवल आर बीइंग अटरली इग्नोर्ड। अटरली का मतलब क्या होता है? एक शब्द है अटरली। अटर एक शब्द होता है, अटर से बना है क्या? अटरली। ये क्या है? तो सर एक एडवर्ब है। ये क्या है? एडवर्ब। यानी कहने का मतलब है कि ये जो एडवर्ब है, ये क्या कहता है अटरली का। यानी यहां पर अटरली का मतलब क्या होता है? अटरली का मतलब होता है पूरी तरीके से। यानी ये क्या दिखाता है? पूरी तरीके से। चलो, एक एक चीजों का हिंदी तो आपको साफ के सामने है ही। क्या है? बिल्कुल या पूरी तरीके से। क्या होता है? पूरी तरीके से या बिल्कुल को क्या कहते हैं? अटरली। बिल्कुल का मतलब है पूरा। मिनिमम का मतलब क्या होता है? कि जो कम से कम। तो मिनिमली। मिनिमली का मतलब हो जाएगा कम से कम, यानी न्यूनतम। अब हिंदी लिखोगे तो न्यूनतम हो जाएगा। करेक्ट, सही, करेक्टली मतलब होता है सही ढंग से। क्या है? सही ढंग से। टोटल, टोटली, पूरी तरीके से। एक्सट्रीम, एक्सट्रीमली, पूर्ण रूप से। समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है कि ये कह रहा है क्या कि एक चीज जो है क्या अटरली मतलब बिल्कुल। क्या है? पूरी तरीके से, मतलब बिल्कुल है या हर तरीके से है, इसे कहते हैं पूरी तरीके से, यानी अटरली है। अब यहां इसका अपोजिट जब तुम देखोगे, क्योंकि एंटोनिम पूछा है, तो करेक्ट मतलब सर तो सही के लिए है। टोटल का मतलब होता है फाइनल, टोटल जो होता है। एक्सट्रीम मतलब एकदम, जैसे नहीं एक्सट्रीम हीट है, इस एक्सट्रीम कोल्ड है, वो चीज होता है। यानी ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है। कहने का मतलब है कि ये इसका सिनोनिम बन गया, ये भी इसका सिनोनिम बन गया। इसका कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो सही तरीके से। तो मिनिमम मतलब होता है कम से कम, है ना। ये पूरा है, ये कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। पूरा और कम, आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए सर, जी स्कोर कैसे बनेगा? बाबू कम से कम आप 25 सेट लगाओ, उसके बाद मेरे से बात करना स्कोर को लेके। 25 सेट के बाद आपको एक अलग चीज की प्राप्ति होगी, और आप देखोगे, आप फील करोगे अपने आप में कि हाँ सर, जिस चीज के लिए, जिस सपने के लिए, जिस चीज की चाहत के लिए मैंने इस बैच को खरीदा था, वो मुकम्मल हुआ है। आपके अंदर वो फीलिंग जो है अपने आप आएगी। आप निश्चिंत रहिए। मैं कह रहा हूं ना कि अब जाके आप क्या सोचते हो ना कि सर पहले दिन से ही ऐसे ऐसे अजूबे वाले क्वेश्चन मिल जाए, नहीं होगा। और मेरी फितरत भी नहीं है कि एक दिन जो है आपको आके खुश कर दिया, उसके बाद धीरे 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 उस चीज को कम करता गया। नहीं, अब मेरी आदत है दिन पर दिन उसको बढ़ाने का, लेवल से लेवल प्रोवाइड करने का। मैं कह रहा हूं कि कल क्वेश्चन को देखना, आपका लेवल जो है वो पता चलेगा। आओ अगला देखो, ये पूरा हिंदी है आपके लिए जो लेके आया मैं। यहां देखो प्रिविलेज है ये, तो प्रिविलेज, PRIVILED नहीं, ये खत्म है। और ये तो है ही नहीं, प्रीवी, PRIVI होता है, LEG। आंसर क्या है? ए। प्रिविलेज का मतलब पता है क्या होता है? स्पेशल। इसको कहते हैं विशेषाधिकार। विशेषाधिकार,
जो विशेषाधिकार मतलब क्या है कि ये आपके लिए स्पेसिफिक है, ये सिर्फ किसके लिए है, आपके लिए है। जैसे आप पढ़ोगे कि जब भारत में पहले पुर्तगाली जब आए तो पुर्तगालियों के जो इतने बड़े प्रॉफिट को देख के ब्रिटेन जो है ना नाके तले चने चबाता रहा। ब्रिटेन ने भी सोचा कि जब पुर्तगाली इतने बड़े लेवल पर व्यापार कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं व्यापार कर सकता। याद रहे कि वो दिन था 31 दिसंबर सन 1600 का। 31 दिसंबर 1600 को न्यू ईयर की पार्टी हो रही थी। न्यू ईयर एक बहुत बड़ा उनका फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है। तो न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे और एक दिन पहले होता है पार्टी 31 दिसंबर को। तो पार्टी में सोच रहे थे कि यार जो है इतना जो व्यापार कर रहे हैं, इतना जो पैसा कमा रहे हैं पुर्तगाली, हम क्यों नहीं जा रहे हैं। और ये सारे लोग जाते हैं और जाके वहां पर विक्टोरिया से जाके कहते हैं कि हमें भी जाना है व्यापार करने। तो जाओ, कौन रुका है। लेकिन एक बात है कि ये विशेषाधिकार सिर्फ हमें प्राप्त होना चाहिए कि हमारे अलावे कोई दूसरे जो लोग हैं वो इंग्लैंड से उठ के, वो ब्रिटेन से उठ के वहां पर ना जाए। बोला ये कौन सी बात हुई, तुम कौन से जो है स्पेशल हो मेरे लिए। कहा स्पेशल वाली बात नहीं है मैम, जब दुकानें ज्यादा होती है तो ग्राहक को फायदा होता है, जब दुकानें कम होती है तो दुकान को फायदा होता है। तो इसीलिए ये विशेषाधिकार हमें दिया गया, इसे मोनोपोली कहा गया। कि ये क्या है, तो एक तरीके से कि विशेषाधिकार दे दिया गया। यानी एक प्रकार से क्या होता है ना कि मतलब ये समझ लो कि वो मतलब स्पेशली पावर मेरे पास है। तो वही चीज क्या कहलाता है, प्रिविलेज। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रिविलेज कहलाता है। समझ आ गया। सर वेरी थैंक यू सर, मजे क्या आए मेरे एग्जाम के, एयरफोर्स के एग्जाम। चलिए बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया पेपर तुम लोग गया होगा। दांते तले चने चबाना होता है, कोई भी कर लो, दांत हो नाक हो सब एक ही चीज है। अंग्रेजी में इन सब में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। चलो यहां देखो, रिजिबल का क्या पूछा है कि यहां पर एंटोनिम पूछा है। सिनोनिम और एंटोनिम तो पूछने का रिवाज हमेशा से रहा है ना। यहां देखो रिजिबल का मतलब होता है हास्यास्पद, जो मजाकिया तौर पर होता है, हास्यास्पद पद पे होता है, वैसी चीजों के लिए होता है। समझ में आ गया। सारे हिंदी के शब्द लिखे हुए हैं। रिजिबल मतलब हास्यास्पद हो गया, ठीक है। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, किसी चीज के बारे में नहीं कि क्यूरियस है, जानना चाहता है। गिडी का मतलब चंचल, गिडी होता है क्या, चंचल टाइप का, एक जगह रहता ही नहीं है, कदे एस फोल दे कदे ओस फोल दे, इसे कहते हैं गिडी। क्या कहते हैं, गिडी, कि एक जगह नहीं रहना, उसे कहते हैं गिडी। सीरियस मतलब गंभीर, हालत बड़ा सीरियस है। ड्रोल मतलब होता है मजाक उड़ाना। मुझे याद है कि शायद सीजीएल वाले बैच की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें ये शब्द ही था, ड्रोल, है ना। इसके पहले वाली क्लास में एक शब्द कराया था ड्रोल। ड्रोल का मतलब होता है मजाक उड़ाना। लोग किसी को ट्रोल करके उसका ड्रोल करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो यहां पर जो है कि ये क्या है, तो सर हास्यास्पद है, हंसने लायक है ना। तो सीरियस इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या है ये, तो सर ये इसका एंटोनिम है। ये कौन सा है, ड्रोल। ड्रोल मतलब मजाक उड़ाना, हास्यास्पद, ये सिनोनिम है। गिडी का मतलब भी होता है जो है एक तरीके से वही है, दिखा रहा है क्या कि जो हंसमुख टाइप का है, तो मतलब सिनोनिम ही कह सकते हो। क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। क्लियर। चलिए ये देखो, इन द गिवन क्वेश्चन बच्चों का कहना था सर PQRS कराइए। लो PQRS, हाँ ट्रोल से लिंक था, बिल्कुल सही कहा। सर एनडीए के लिए भी क्लास लाइए यूट्यूब पर प्लीज। बिल्कुल लेके आऊंगा बाबू, बिल्कुल लेके आऊंगा। हाँ बडीनेज होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं। जब बनाओ जरा PQRS। अच्छा एक चीज देखना, अभी तक आप PQRS बना रहे थे, इसमें ओ भी आ गया, OPQRS अब है। देखो बिल्कुल होगा, सीडीएस नहीं बाबू, कोई भी एग्जाम है, ये स्पेसिफिक इंग्लिश है। ये इंग्लिश है, ये हर एग्जाम में, जिस एग्जाम में इंग्लिश आता है उसमें। आईएएस का एग्जाम तुम लोग निकाल लोगे। चलो देखो, कह रहा है क्या कि इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड सून। देखो ओ और पी तो कट गए क्योंकि एंड सून पी से तो होगा नहीं। आर कह रहा है कि जनरल अयूब खान टुक ओवर, ठीक है, हो सकता है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज और है, कह रहा है क्या कि ये तो बात बिल्कुल तय है कि यहां आर के बाद क्यू आ रहा है कि जनरल आयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। यानी आर के बाद क्यू है। क्या है, आर के बाद क्यू। तो आर के बाद क्यू होगा, क्यू के बाद आर नहीं होगा, क्यू आर नहीं होगा। देखो यहां पर है भी नहीं, आर क्यू है, आर क्यू है। यहां देखो इतना दूर है, ये तो कट गया, अब बच गए दो। एस से शुरू कर लो, कह लो आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, जब पाकिस्तान फ्रेम्ड हुआ, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, नहीं। उसके बाद क्या है कि आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन
है ना, उसका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, जो जनरल आयूब खान, जो इस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जनरल आयूब खान टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून हाँ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। बिल्कुल सही बात है। यानी आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कि जैसे ही पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, है ना, जनरल आयूब खान टूक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड। देखो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं ये रवैया रहा है ना, पाकिस्तान का रवैया रहा है कि हमेशा से तख्ता पलट करने का, और अपने पड़ोसी को देख के इंसान अपने घर में भी डरता है। मान के चलो पड़ोसी के बेटे ने बाप की हत्या कर दी, तो अपने भी जो है बाप को लगेगा कहीं अपना बेटा भी ना सल्टा दे, है ना, थोड़ा बहुत होता है। पाकिस्तान का जो कहीं ना कहीं ये रवैया रहा है, आज भी देखोगे तो ये चीजें चलती रहती है कि तख्ता पलट हो गया। जनरल के पास बहुत बड़ा पावर होता है। कहते हैं कि 71 की लड़ाई में, जब 16 दिसंबर 1971 की लड़ाई वो जीतते हैं, ऐतिहासिक लड़ाई जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी भारत की सेना के सामने समर्पित करती है और अपना सब कुछ जो है निकाल कर रख देती है कि जितना कोड़ा मारना है मारिए, जहां लेके जाना है लेके जाइए। कहते हैं कि उसके बाद सेम मानेकशॉ जो थे हमारे, जो पहले फील्ड मार्शल हुआ करते थे, मतलब पहला फील्ड मार्शल अगर किसी को बनाया गया वो सेम मानेकशॉ है। सेम मानेकशॉ इतने चर्चित हुए, इतने चर्चित पर्सनालिटी बन गए कि लोगों में ये बात चलने लगी कि सेम मानेकशॉ अब इंदिरा गांधी को हटाएंगे और इंदिरा गांधी को हटा के देश की सत्ता को अपने हाथ में ले लेंगे, अपने कंट्रोल में कर लेंगे और अब वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस बात से जो है इंदिरा गांधी थोड़ी सी, कहने का मतलब है, दुविधा में थी और सेम मानेकशॉ से एक बार पूछ भी दी। एक्चुअली क्या है ना, सेम मानेकशॉ की नाक लंबी है, आप देखोगे उनकी फोटोज को तो उनकी नाक लंबी है, और इंदिरा गांधी की भी नाक लंबी थी। तो जब इंदिरा गांधी ने पूछा कि क्यों सेम, देश में क्या सुनाई दे रहा है कि तुम अब मुझे हटा के और देश के प्रधानमंत्री का पद तुम संभालोगे या देश में तख्ता पलट कर दोगे उन पड़ोसियों की तरह? सेम मानेकशॉ ने कहा, नो स्वीटी, मेरी नाक जरूर लंबी है लेकिन मैं अपनी नाक को राजनीति में नहीं घुसाना चाहता, मैं आर्मी में ही बहुत खुश हूं। सेम मानेकशॉ चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन उनकी बातों में ही ऐसी बातें थी कि जो आज भी हमें प्रेरणात्मक रूप से जो है मतलब मोटिवेट करती है। और वही चीज है, यहां पर तख्ता पलट करना कोई बड़ी बात ही नहीं, यहां पर तो आराम से हो जाता था। तो वही तो कह रहा है कि आफ्टर पाकिस्तान फ्रेम्ड, जैसे पाकिस्तान फ्रेम हुआ, फ्रेम्ड किया अपने पहले कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान का जो है सबसे जैसे फ्रेम किया, जनरल आयूब खान टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। जनरल आयूब खान ने पूरा टुक ओवर कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन को किसी कंट्री के, एंड सून गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड, और अपने आप को ही जो है इलेक्टेड कर दिया। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी, SORQP, ये है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखो, ये रहा वॉइस, है ना, वॉइस बताओ। मेरे मोहन, मेरे सोहन, मेरे गोपाल, मेरे नंदलाल, मैं बार बार कह रहा हूं कि एनडीए की क्लास अपने यूट्यूब पर होगी। आप तेजस की क्लास कर रहे हैं, आपने पैसा जमा किया है, आप इस क्लास का मजा लीजिए और ये सारी चीजें आपको वहां काम करेगी, आप निश्चिंत रहिए। और मैं ये बात के लिए सुनिश्चित आपको करता हूं कि आपकी एनडीए की क्लास मैं यूट्यूब पर लूंगा। आप जो है एकदम निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, जारी रखिए, हर जगह पढ़ते रहिए। एक चीज देखोगे, ये जो समय चल रहा है सिर्फ और सिर्फ पीएस सर को देखो क्वेश्चन कराते हुए, हर जगह क्वेश्चन कराते मिलूंगा मैं। तो ये चीज है, आप पढ़ने की कोशिश करिए, क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा है क्या कि एक्टिव वॉइस में, अब बताओ यहां पर विल बी है, विल बी डिलीवर्ड, इसका मतलब है क्या? तो विल होगा, ये काट दिया, डिलीवर्ड काट दिया। अब देखो यहां पर विल डिलीवर, विल हैव डिलीवर्ड, अगर हैव होगा तो यहां बीन होगा, इसीलिए हैव वाला नहीं। विल बी डिलीवरिंग होगा तो यानी बी और बी एक साथ नहीं आएगा, इसका तो पैसे बनता ही नहीं है ना। अगर बना है तो इसका मतलब है आंसर बी, कि द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर टुमारो, तो इसका मतलब होगा द लेटर, अब यहां पर क्या होगा, द लेटर विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन टुमारो। आंसर क्या हो गया? बी। अगला देखते हैं, देखो, ही वॉज एन इररिस्पॉन्सिबल पर्सन टू द मैटर ऑफ टेकिंग अप रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ बताओ, कह रहा कि ही वॉज, वह जो था एक इररिस्पॉन्सिबल पर्सन था, गैर जिम्मेदार व्यक्ति था जो, है ना। क्या है कि टू द मैटर ऑफ, टू द मैटर ऑफ, मैटर में ना, मैटर में, इन द मैटर ऑफ, क्या हो जाएगा? इन द मैटर ऑफ, तो मैटर में है तो इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप, आंसर क्या हो गया? ए। तो इन द मैटर ऑफ टेकिंग अप। आगे बढ़ जाए, चलो। पग्नेसियस, जो पग पग लेता है पंगा, वो पग्नेसियस होता है, वो झगड़ालू होता है, वो लड़ाकू होता है। तो झगड़ालू और लड़ाकू वो कहते हैं क्या? तो पग्नेसियस। इसका सिनोनिम है बेलिजेंट। मुझे याद है कि मैंने ये भी कराया है
ये पंगा से कराया था, और ये बिल्ली गोज और बेलिजेरेंट एक साथ कराया था। तो सीधा सीधा सिनोनिम दिख गया। ये एली का मतलब होता है दोस्त, ये भी कराया हुआ है। ये भी शब्द है डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब होता है सिद्धांतिक, है ना, जिसका कोई सिद्धांत है, जिसका कोई एक तरीका है, वो सिद्धांतिक होता है। स्लाई का मतलब होता है धूर्त टाइप का, एस लाई एस। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आंसर क्या हो गया, बी। हिंदी सारे शब्दों के लिखे हुए हैं। पगनेसिस का मतलब होता है झगड़ालू, ठीक है। स्लाई, देखो स्लाई का मतलब होता है सातिर, है ना, धूर्त टाइप का। इसको रिलेट करते हैं फॉक्स से, लोमड़ी जैसा है ये, तो वही क्या है, फॉक्स स्लाई कहलाता है। तो झगड़ालू है वो। डॉगमेटिक को कहा था डॉग और माटी से, कि डॉग और माटी का रिश्ता ऐसा है कि हमेशा ये डॉगमेटिक रहते हैं, सिद्धांतिक टाइप का रहता है। कट्टर कह सकते हो ना, सिद्धांतिक तरीके से रहता है ये। बेलिजरेंट का मतलब लड़ाकू होता है। एली का मतलब होता है दोस्त। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि जैसे किसी भी युद्ध के अंदर देखोगे तो जब भी कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध के अंदर जितने लोग आ जाते हैं वो उनके क्या होते हैं, एलाइज होते हैं। जैसे यहां पर मैंने शब्द लिखा है एलाई। अब इसी को आप कहोगे एली को जब बनाओगे तो ए डबल एल तो होगा ही, वाई को आई ई में चेंज कर देंगे, क्या, एलाइज। जैसे आप पढ़ना, एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आता है क्या, मैराथन का युद्ध। 490 बीसी के आसपास मैराथन का युद्ध हुआ था। तो वही चीज है कि वहां पर डेरियस हुआ करता था। डेरियस की लड़ाई लग जाती है किससे, यूनान से, है ना। तो वही चीज कहलाता है कि वो एक जो जितने दोस्त बनते हैं उसके, उस लड़ाई के अंदर जितने दोस्त शामिल होते जाएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, एलाइज। तो एलाइज का मतलब क्या होता है कि जो मतलब दोस्त, एकदम दोस्त बन जाते हैं, दोस्त। तो वही चीज क्या है, एलाइज। तो एली है सिंगुलर, एलाइज है प्लूरल। क्लियर, आगे बढ़ते। हॉस्टाइल होता है ना, बिकर होता है, लड़ाकू, झगड़ालू, बेलिजरेंट, बेलिकोस। ये शब्द मुझे याद है। अभी देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से, क्या ये सर शब्द सारे शब्द एनडीए में काम करेगा। मैं अभी जो इसके पहले एनडीए की क्लास चली थी उसमें शब्द कराया था स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी। दो शब्द होते हैं, एक होता है, ये शब्द बना है स्टेशन, किससे है, स्टेशन से। अब इसमें दो चीजें जुड़ती हैं, एक होता है ई आर वाई और एक और शब्द होता है ए आर वाई। यहां तक तो समान है लेकिन अंतर हो जाता है ई आर वाई और ए आर वाई का। ये होता है ई से होता है एजुकेशन, ई से क्या होता है, एजुकेशन, कि जो शिक्षा संबंधित चीजें मिलती है उसे स्टेशनरी शॉप कहते हैं। और जो आराम से रहता है यानी स्टिल रहता है, जो रहता है क्या, स्टिल, यानी मोशन नहीं है उसके अंदर, उसे कहते हैं स्टेशनरी। जो शब्द यहां पर पूछा है ना स्टेशनरी, ये वही शब्द है। अब बताओ कि आप कह रहे थे, आपको प्रत्यक्ष दिखा दिया। आप पूछो, हाँ मोहन बताओ तुम, क्या ये चीज नहीं कराया था क्लास में आपके, स्टेशनरी और स्टेशनरी का अंतर क्या होता है। देखो क्वेश्चन सीजीएल में पूछा है। किसी सीजी अंग्रेजी पर किसी सीजीएल जैसे एग्जाम का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। क्या इस भारत पर सिर्फ मेरा अधिकार है, नहीं सर, आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, हम सभी भाई बहनों का अधिकार है। वैसे ही अंग्रेजी वो समझ लो कि वो देश है जिसके एग्जाम सारे के सारे जो सभी कहते हैं कि ये मेरे, इस पे मेरा भी अधिकार है, इस पे मेरा भी अधिकार है। तो वो चीज आप कभी ये डिफरेंशिएट करने की कोशिश मत करिए कि ये आएगा कि नहीं आएगा, ये होगा कि नहीं होगा। ये बाबू ये आपके लिए घातक हो जाएगा। चलो देखो यहां पर है पोर्टेबल। पोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक उसको पहुंचाना, नहीं कहते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो वही होता है पोर्ट। एबल मतलब होता है योग्य, कि जब किसी भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते हैं उसे पोर्टेबल कहते हैं। स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना, इसको कराया सैंडल से, कि सैंडल वाले जो दुकान पर जाओगे तो सैंडल खरीदने गए तो स्विंडल कर दिया, धोखा दे दिया। स्टिल का मतलब होता है स्थिर। मोटाइल का मतलब भी होता है एक तरीके से जो मतलब चंचल तरीके से होता है। मोटाइल के बहुत सारे मतलब होते हैं, जो मतलब अलग अलग कह सकते हो, चंचल टाइप का, है ना, एक जगह नहीं रहना, उसे कहते हैं। स्टेशनरी का मतलब क्या हो जाएगा, स्थायी। पोर्टेबल का मतलब होता है ले जाने योग्य। स्विंडल मतलब होता है धोखा देना, ठगी करना, है ना, धोखा दे देना, मतलब चीट, बेसिकली ये खरीदारी की भाषा में चीट कर देना कहते हैं स्विंडल। स्टिल मतलब स्थिर, और मोटाइल का मतलब होता है चलता फिरता, जो एक जगह ना रहे, यानी इसका ठीक या अपोजिट है। तो इसी का यही आंसर तो है। स्टेशनरी का मतलब स्थिर, तो स्टील का मतलब ही स्थिर। ये किसका है, धोखा देने का। ये किसका है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। तो ये तो स्टिल है, ये मूवेबल है, ये भी मूवेबल है। क्लियर। चलिए ड्यूप, डिल्यूट, बहुत सारे शब्द होते हैं। चिकेनरी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, जरा एक बार आप आंसर देने की कोशिश करिए, देखता हूं आपका आंसर क्या होता है। लिखा है कि एन एक प्लेस, ये एन जो आया है ना बाबू, ये आया है इस जगह के लिए। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर, इमेजनरी जिसमें कल्पनात्मक, और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस, यानी एक ऐसा स्टेट जो किसका है, बहुत बढ़िया तरीके से परफेक्ट है, यानी परफेक्शन का,
और खुशियों का एक ऐसा, देखो इसको ये कहते हैं एक ऐसा राज्य, एक ऐसा कोई जगह जहां पर सभी के सभी लोग खुश हैं और उनको गर्व है कि भाई मैं इस जगह पर हूं, बहुत शांति से हूं, बहुत बढ़िया से हूं। जैसे इसे कहते हैं, जैसे आप देखोगे आज के समय पर ऐसे कह सकते हो कि जैसे हर हर देश में एक आता है मतलब ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स एक निकलता है, उसमें सबसे जो टॉप पर रहेंगे ना उनको कहते हैं कि एक ऐसा देश है जहां पर सभी के सभी खुश हैं। यानी हैप्पीनेस इंडेक्स क्या दिखाता है कि यहां पर अधिकतर लोग जो हैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा खुश हैं। उस स्थिति को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूटोपिया। इसीलिए आज भी देखोगे एक ऐसी स्कीम कोई बनती है जिस स्कीम से सभी लोग खुश हैं, जिस स्कीम से हर लोग जो है बहुत प्रसन्न है, उसे यूटोपियन स्कीम कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटोपियन। ध्यान रहे यहां पर यूटोपिया का मतलब होता है अच्छा। जहां फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, है ना, ऐसे कंट्री होते हैं जहां पर हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब वो यूटोपिया है। समझा गया? जहां पर हर एक लोग खुश हैं, बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, सभी घुल मिल के रह रहे हैं, उसे यूटोपिया कहते हैं। इसका ठीक उल्टा होता है डिस्टोपिया। क्या होता है? डिस्टोपिया। यूफोरिया ये मधुर के लिए होता है, इन्फीरियो का मतलब होता है जो थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से दिखाता है। यानी जैसे समझ लो, नहीं दिया है क्या? कोई बात नहीं। मैंने कहा कि यूटोपिया का मतलब अच्छा, तो आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है। डिस्टोपिया का मतलब होता है कि जहां सब लोग नाराज हैं, वो चीज हो जाएगा। यूफोरिया मतलब अच्छी चीज को, और इन्फेरियो जो है गलत चीज को दिखाता है। समझ आ गया? हाँ, इसको कह सकते हो डिस्टोपिया अफगानिस्तान, है ना, वही चीज है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के लोग ना कभी किसी कंट्रोल में नहीं आए हैं। समझ में आ गया? हाँ, डेनमार्क। इंडिया का 118 रैंक है, बताइए 118 रैंक, इसका मतलब है कि हर लोग खुश नहीं है, यहां सबके जीवन की अलग अलग समस्याएं हैं। चलिए बताओ, मोस्ट ऑफ द लैंड नियर द टाउन, यानी अधिकतर जो जमीन है, लैंड का मतलब जमीन और मोस्ट का मतलब होता है 80%, कि अब 80% का मतलब अधिकतम ही तो हुआ, कि मोस्ट ऑफ द लैंड यानी अधिकतम जमीन जो है, जो किसके, शहर के करीब है, टाउन के करीब है, नियर है, इज बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर। क्या होता है? बंजर। बंजर का मतलब होता है कि जहां पर पैदावार नहीं होती है, उसे कहते हैं बंजर। ठीक है। बैरन मतलब बांसुरी। अरे बैरन का मतलब होता है बिना रेन की जमीन, नहीं कराया था बी लेटर में है? बिना बिना रेन की जमीन बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। कहने का मतलब है कि बैरन है ज्यादातर जो करीब के, मतलब किसके करीब है? शहर के करीब है, वहां की जमीन बैरन है। बट द एफर्ट्स, यानी लेकिन उसका जो प्रभाव है, एफर्ट्स जो है, प्रयास जो है, किसके? फार्मर्स के, किसानों के, हैव टर्न्ड इनटू, वो क्या कर दिया? उसको बदल के रख दिया किस में? तो इट। अब यहां एंटोनिम पूछा है। देखो, स्टेरिल का मतलब बांझ होता है, जो पैदावार नहीं कर सकता। ये खास करके वो ऐसे के लिए होता है, उस महिला के लिए होता है जिसका कोई बच्चा नहीं हो रहा है, तो वही चीज है, फर्टिलिटी नहीं है ना। अनफ्रूटफुल का मतलब क्या हो गया? तो सर अनफ्रूटफुल का मतलब जो लाभदायक ना हो। क्लियर? देखो यहां पर इनफर्टाइल और फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, इसको क्या कह सकते हो? उपजाऊ, उपजाऊ। और ये हो जाएगा अनउपजाऊ, 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 ये है। तो सर ये जो है, ये इसका जो है सिनोनिम है। बैरन का क्या है? ये सिनोनिम है। ये भी क्या है सर? सिनोनिम है। ये भी क्या है सर? तीन सिनोनिम दिया है, एक एंटोनिम, वो है फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है कि जहां पर पैदावार होती है, और बैरन का मतलब जहां पर पैदावार नहीं होती है। ये सारे शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। बैरन मतलब क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ। स्टेरिल का मतलब बांझ कहलाता है। अनफ्रूटफुल मतलब निष्फल। इनफर्टाइल का मतलब अनुपजाऊ। फर्टाइल मतलब जो है उपजाऊ। समझ में आ गया? ये सब ध्यान रखना। ये ऐसा है ना कि खास करके फीमेल के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप देखोगे कि भारत के जितने भी राजा थे, उन राजाओं की एक सबसे बड़ी समस्या थी। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी जो विलासिता वाली जिंदगी थी, उसके कारण से कई ऐसे दुष्प्रभाव पड़ते थे। या उसको कह लो कि जो विलासिता नहीं भी है, लेकिन एक श्राप ही कह लो उसको, कि श्राप ही था कि जहां पर उनके बच्चे नहीं होते थे। अब बच्चा नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि बच्चा जो हो जा रहा है कुछ दिन में जो है खत्म, कुछ दिन में वो जो है मर जा रहा है। कारण सबसे बड़ा ये था कि राजा जो है आगे उसको राजगद्दी देनी है, किसी ना किसी को, अपने वारिस को बिठाना है। कहते हैं कि जब राजा अपने वारिस को ढूंढता था तो कोई मिलता नहीं था, क्योंकि उसका खुद का राजा था नहीं, तो किसी बच्चे को गोद लेके और वहां पर राजा बना देता था। जब अंग्रेज भारत में आए, डलहौजी जैसे लोग आए, तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ के लोग, यहाँ के राजाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि इनका बच्चा नहीं होता है।
उसने कहा कि वो रियासत जिनके बच्चे नहीं हैं वो किसी और बच्चे को गोद लेके अपना राजा नहीं बना सकते हैं, वो उस राज्य का हम विलय करेंगे। मौका उठाया, फायदा उठाया। आप पढ़ना कि रानी लक्ष्मीबाई का सबसे बड़ा यही कारण था। वो अपने बेटे दामोदर राव को, गंगाधर राव उनके पति थे, तो गंगाधर राव के और रानी लक्ष्मीबाई के दोनों में से किसी का बच्चा नहीं था, मतलब पति पत्नी थे तो बच्चा नहीं था। अब बच्चा नहीं था तो कारण क्या था कि अब कोई ना कोई बच्चे को गोद लेना है। उन्होंने एक बेटे को गोद ले लिया, गंगाधर राव, दामोदर राव। तो दामोदर राव को जब गोद लिया, अंग्रेजों को पता चला कि नहीं, झांसी को हमने बनाया है, इसका मतलब कि वहां के जो राजा है, वहां की रानी है, वो गोद नहीं ले सकती हैं। तो वो क्या है कि वहां पर जो है कब्जा कर लेते हैं। उसी के खिलाफ जो देखोगे रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई लड़ती हैं। तो वही चीज कहलाता है, जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं उनको स्ट्रिल कहते हैं, ये ध्यान रहे, है ना। ये सब जमीन उमीन के लिए है ना, वो चीज यूज कर दीजिए, खास करके स्ट्रिल के लिए। कभी मान लो कि अंतर पूछ देगा या क्लोज रख देगा तो आपको पता होना चाहिए। चलो बताओ, यहां पर है करेक्ट स्पेलिंग कह रहा है, रिपरकशन, रैप, RAP, रेपरकेशन, रेपरकेशन नहीं, रेपरकेशन होता है दुष्प्रभाव किसी चीज का, है ना। तो RAP नहीं होगा, REP। यहां पर ERR नहीं, ER रैपर। यहां पर क्या है, एस, सिंगल एस नहीं, डबल एस, क्या हो जाएगा, रिपरकेशन, आंसर हो गया सी। रिपरकेशन का मतलब होता है दुष्प्रभाव, जो दुष्प्रभाव होता है उसे कहते हैं। हाँ, फ्रूट्स का मतलब रिजल्ट होता है। चलो ये बनाओ, अब ये तो देखते आपको बन जाना चाहिए क्वेश्चन। CGL Tier 1 का पूछा गया सवाल है, ORQPS। अब देखते हैं, लग रहा है कि सी मतलब वह, अब आर से एक ही ऑप्शन है, वो है सी, यानी सी बेक्ड, है ना, सी बेक्ड अ चॉकलेट केक, क्या है, क्या है, नहीं, सी बेक्ड अ डिलीशियस चॉकलेट केक, बिल्कुल सही बात है। डिलीशियस क्या है, तो एडजेक्टिव है, ये एक एडजेक्टिव है। चॉकलेट केक यानी चॉकलेट केक की बात कर रहा है, यानी ये क्या है, तो नाउन है। इसका मतलब कि इसके बाद आएगा QS, सॉरी OS, तो OS है, क्यू रहा ए, यानी यहां पर और चॉकलेट केक और डिलीशियस चॉकलेट केक। सी से सेंटेंस शुरू कर लो, आर एक ही ऑप्शन में है, वो है सी। देखते ही हो रहा है। चलो बताओ, लिख रहा है क्या कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम। ब्लूम का मतलब क्या होता है, ब्लूम समझते हो ना। ब्लूम का मतलब होता है किसी भी चीज में, जैसे नहीं, खास करके फूलों के अंदर एक तरीके की जो कह सकते हो क्या कि मतलब ये कहलाता है कि जैसे फूलना, है ना। जैसे नहीं होता है कि कोई फ्लावर है, जैसे माना गुलाब का फूल है, तो गुलाब का जो फूल है, उस गुलाब के फूल में एक समय होता है कि जब वो पंखुड़ी होती है वो निकलती है, और जो खिलता है इसको कहते हैं खिलना। बिल्कुल मुझे सही शब्द याद आ रहा है, ब्लूम का मतलब होता है खिलना, है ना। जैसे मान के चलो किसी का चेहरा एकदम खिल गया तो ब्लूम करने लगा, है ना। यहाँ फ्लश, फ्लश तो समझते ही हो। फ्लोरिश का मतलब भी होता है फलना फूलना, ब्लूजम का मतलब भी होता है फलना फूलना। यानी ये जो दोनों है ये सिनोनिम है। कौन से, किसके, इसके, सिनोनिम पूछा नहीं है। विदर का मतलब होता है मुरझाना, ये मुरझाने का अपोजिट है, ये मुरझाने का अपोजिट है। कि मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स ब्लूम इन स्प्रिंग, बसंत के मौसम में, जो बसंत ऋतु होता है उसके मौसम में ब्लूम हो जाते हैं, खिल जाते हैं। बट दे स्टार्ट टू विदर ड्यूरिंग समर, और गर्मी के टाइम में मुरझाने लगते हैं। फूलों के मौसम में मिलने आते हैं और पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाते हैं। तो वही चीज दिखाता है क्या, तो जो ब्लूजम है ना, ब्लूम है। देखो ब्लूम का मतलब फूल का खिलना, देखो मैंने कहा ना शब्द एग्जैक्टली मुझे याद आ रहा है, खिलना हिंदी में। प्लस मतलब होता है लालिमा, है ना। आदमी देखो कई सारे मतलब होते हैं। फ्लश मतलब होता है जो आदमी ना लालिमा जो आती है चेहरे पर, वो कहलाता है, समझ में आ गया, चेहरा लाल पड़ गया तो वो चीज है। और फ्लोरिस मतलब फलना फूलना, मैं वही कहा कि दोनों सिनोनिम है। ब्लूजम मतलब भी खिलना है, विदर मतलब मुरझाना है, जहां पर मुरझा जाते हैं, वही चीज कहलाता है विदर। नेक्स्ट पैसिव वॉइस पूछा है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, चुटकी बजाने में आंसर आना चाहिए। क्या क्या यहाँ पर आना चाहिए, तो सर यहाँ पर विल है तो विल भी होगा, और विल भी दो जगह है, यहाँ है और यहाँ है, इसका मतलब ए और सी को काट दिया। अब देखो विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर्स के द्वारा होना है, यहाँ पर है ना। देखो ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर, ही विल बी इलेक्टेड अ डायरेक्टर, ये कैसे होगा, यहां पर क्या होगा, ही विल बी इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर, ठीक है, बाय द शेयर होल्डर, आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे बढ़े, अगला देखो,
नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर। बताओ, ये क्वेश्चन तो है, देखते ही आंसर पकड़ में आ गया, जहां हिचकिचा गया मैं, या यानी वहीं पर गलती है। ये सीधी सीधी मुझे, मतलब देखो एक चीज बता रहा हूं, एक शब्द है यहां पर बेटर, ठीक है, पहली बात, अगर यहां पर बेटर है तो मैंने आपसे कहा था ना कि एज और एज क्या है, एज और एज, इसके बीच में कभी भी जो डिग्री आएगा वो पॉजिटिव डिग्री का आएगा। इसका ठीक जो है प्रभाव सो का भी दिखता है, सो और एज। सर एज एज में और सो एज में क्या अंतर है? तो सर अंतर कुछ नहीं है, अंतर सिर्फ इस बात का है कि एक पॉजिटिव में आता है, एक नेगेटिव में आता है। समझा गया? तो यहां पर क्या कहना है कि सो के साथ एज लगाओगे नेगेटिव में, है ना, नेगेटिव में, और यहां पर बेटर का तो प्रयोग होगा ही नहीं, बेटर का प्रयोग किया ही नहीं जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो जो कह सकते हो एज वेल एज कश्मीर, या फिर कह सकते हो कि क्या, कि नो अदर प्लेस इन द कंट्री इज क्या, मतलब कोई दूसरा जगह नहीं है तो बेटर देन गुलमर्ग, ये कर सकते हैं। एज का प्रयोग ही नहीं करो, क्योंकि ये कह रहा है कि कोई दूसरा जगह है ही नहीं जो किससे बेहतर हो, गुलमर्ग से। आप देखो कश्मीर की वादियों में कभी घूमने का मन करे, और तुम लोग इस बात को काहे नहीं समझते हो, तुमको लगता है कि गांव जो है प्यारा है, ऐसा है वैसा है। मैं कहता हूँ ठीक है, गांव अलग चीज है, लेकिन गांव से भी खूबसूरत चीजें हैं वो वादियां, कश्मीर की वादियां। सर उन कश्मीर की वादियों में जिस दिन घूम के चले जाओगे ना, आज ही यूट्यूब पे सर्च करना और देखना जरा कश्मीर की वादियां कैसी हैं, आपका मन जो है ललायत हो जाएगा वहां पर जाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि वहां की कश्मीर की वादियां इतनी खूबसूरत है कि जहां हर कोई चाहता है कि मैं चला जाऊं। समझना गया? कारण क्या है कि वहां की नेचुरल चीजें हैं पूरी की पूरी, और आप अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में, आप अपने पटना के हॉस्टल में, आप अपने इलाहाबाद के हॉस्टल के लोगों के साथ जो है लगे हुए हो। अरे मेहनत करो, यही चीज है। आप कहते हो ना कि सर कोई ना कोई रीजन चाहिए, रीजन है, रीजन ये है कि मुझे उत्तराखंड की वादियों में घूम के आना है, मुझे शिमला की वादियों में घूम के आना है, मुझे हिमाचल की वादियों में घूम के आना है, मुझे कश्मीर की वादियों में घूम के आना है। और इन सबको कब, ये सब कब मुमकिन होगा? जब मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा। मन लगा के पढ़ाई करने का मतलब यह है मेरा कि वहां पर आप देखो कोई भी नौकरी से कोई खुश नहीं रहता है। सब अपनी नौकरी से कहीं ना कहीं परेशान ही रहेंगे, क्योंकि खुशी नौकरी से नहीं मिलता है। जब नौकरी करोगे उस नौकरी से पैसा मिलेगा, उस पैसों के जब पैसा लेके और आप कश्मीर की वादियों में जब घूम के आओगे ना, फिर आपको मजा आएगा कि वाह, ये होता है जिंदगी। एक तो कुछ जुम्मे जुम्मे कुछ साल बचे हुए हैं जिंदगी के, और उसमें भी आप जो है आप इन्हीं चीजों में सिमट के रहना चाहते हो, तो फिर बात ही अलग है। कहने का मतलब है कि आप अपने दायरे को बढ़ाइए, और दायरा बढ़ाने का मतलब मेरा यह है कि आप अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत को बनाइए, और मेहनत को जब आप बढ़ा के और आप नौकरी को पालेंगे, फिर आप भी गुलमर्ग जैसी वादियों को घूम के आएंगे। जब मैं मान के चलिए कि मैं अगर कभी पढ़ा भी रहा हूं और वहां पर गुलमर्ग की बात आए, सर मैं घूम के आया हूं, सर मैंने गुलमर्ग के जो है उन वादियों को मैंने देखा है, और न वहां पर गुलमर्ग, सोनमर्ग, कहते हैं कि अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर अमीर खुसरो था, कहते हैं कि अमीर खुसरो ऐसे चला गया कश्मीर घूमने के लिए, वो कश्मीर घूमने गया, वो आ ही नहीं रहा था ना, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा यहां से। क्यों नहीं जाओगे? तो नहीं, मुझे यहां पर जो है जन्नत दिख रहा है, गर फिरदौस बार रुए जमी अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्त। अलाउद्दीन खिलजी का फरमान गया उसके पास कि जल्द से जो है मेरे दरबार में हाजिर हो। अलाउद्दीन खिलजी वहां से आए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी अब भाई राजा है, राजा का प्रभाव तो रहेगा ही। लेकिन अमीर खुसरो इस बात से मतलब पूरी तरीके से अपने आप को नहीं निकाल पाए कि मैं कश्मीर आके वापस जा रहा हूं। उनके दिमाग में हमेशा कश्मीर की वादियां चलती थी। उन्होंने ये कहा है, अगर कोई कहता है कि धरती पर स्वर्ग है तो उसको कश्मीर भेज दो, क्योंकि अगर कहीं स्वर्ग है तो यहीं पर है, वो यहीं पर है, वो यहीं पर है। ये खूबसूरती है यहाँ गुलमर्ग सोनमर्ग जैसी चीजों की। यूं ही हम थोड़े ना लड़ते हैं पाकिस्तान के साथ, इतने जंगे हो गई, ये यूं ही नहीं हो गई। कश्मीर को छोड़ने की बात, हालांकि कोई भी हो, देश का कोई भी भाग हो, उसको छोड़ने के लिए लड़ाई तो लगेंगे ही, हमेशा से लगा है। लेकिन कश्मीर हमारा जो है, कहते हैं माथे का तिलक है। वो कौन सा संभाजी महाराज की बातें जो हो रही थी, जो देखा होगा अपने छावा मूवी में, कि तुम नमक नहीं हो, तुम तिलक हो हमारे माथे के। मैं वही कहता हूं, कश्मीर हमारे माथे का तिलक है। ये कश्मीर हमारे माथे का तिलक है, और कोई अपने माथे के तिलक को कैसे आगे जाने देगा? हजारों लोग जो है कट गए, हजारों लोगों ने अपनी जान की बलिदान दे दी, किसके लिए? कश्मीर के लिए। और आप हो कि आप वहां जाना नहीं चाहते हो? सर जाना तो सब चाहते हैं, पैसा नहीं है। मैं वही कह रहा हूं, पैसा कमाना है, पढ़ना पड़ेगा, नौकरी लेनी पड़ेगी। देख रहे हो सीजीएल का क्वेश्चन पूछा है ये, और सीजीएल के क्वेश्चन के मतलब तुम कर रहे हो, तो तुरंत जो है बढ़िया से अपना काम करो। हाँ बिल्कुल ये बात है, बिल्कुल है।
हाँ, पोस्टपेड रिचार्ज चलता है वहां पर। हाँ, एक्चुअली क्या है ना कि वहां पर ये जो प्रीपेड वाला जो टावर है, सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से कई जगह पहाड़ों पर इसे देखोगे, हिमाचल प्रदेश में जो है नहीं काम करता है, कश्मीर में, कश्मीर के जम्मू में भी काम नहीं करता है। या तो आप वहां का सिम लीजिए या पोस्टपेड होना चाहिए, ये चीज है। प्रीपेड जो है वो नहीं चलेगा, या तो आपके पास पोस्टपेड हो, दूसरा क्या है कि आपका जो वहां का सिम हो तब चलेगा। मेरे पास अभी भी जम्मू का सिम रखा हुआ है, मुझे जब भी जाना होता है तो मैं उस सिम को यूज करने के लिए मैं अपने पास हमेशा रखा हूँ। कौन जाके बार बार सिम खरीदेगा, तो मेरे पास अभी भी वो सिम है। वही चीज है। तो ये चीज ध्यान रखिए, आप लोग थोड़ा पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, एक बार तो पढ़ना है। मैं कहता हूं कि अगर जिसको लगता है कि पढ़ाई सबसे टफेस्ट काम है, आओ मेरे साथ, चलो एक दिन खेत में चलते हैं, पता चल जाए कितना टफ काम होता है। सबसे आसान दुनिया कोई काम है वो पढ़ाई करना। तो इसीलिए लोगों देखो 4-4 वेद, कोई कह रहा है कि मैं जो है 4 वेद पढ़ा हूं, कोई मैं कह जो है मैं 2 वेद पढ़ लिया हूं, है ना। नहीं देखते वो कहते हैं इसको कि दुबे है चौबे है, तो चौबे मतलब 4 वेद, दुबे मतलब 2 वेद, है ना। कोई त्रिवेदी है, तो कहने का मतलब ये चीज है। मन लगा के आप पढ़ाई करिए। अब क्या मैं समझाऊं, अब किसी क्या आपको रीजन मैं दूं? आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ा रीजन है ये सर्वादियों को घूमना, उसके लिए पढ़ना है। कोई पूछे ना कि आपने सीजीएल की नौकरी करने का फैसला क्यों लिया, आपने जो है नौकरी करने का फैसला क्यों? क्योंकि मुझे वादियों में घूमना था, कश्मीर की वादियों में घूमना था, जिसके लिए जो है हमारे देश के कई लोगों ने बलिदान दे दिया, हमारे माथे का तिलक है, वहां पर घूमना है। चलो आओ। रेयर स्पीसीज, मतलब रेयर का मतलब होता है कि जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो शायद ही कभी दिखते हैं, उसे कहते हैं रेयर स्पीसीज। किसके? फ्रॉग्स के। वर वेरी क्विकर आइडेंटिफाइड, क्विकर नहीं, वेरी के बाद मैंने कहा था ना कि वेरी के बाद हमेशा एडवर्ब आता है ना। तो वेरी, यहां देखो वेरी के बाद आएगा क्या? एडवर्ब। एडवर्ब की बात करता है। वेरी गुड भी आता है ना, पॉजिटिव डिग्री का आएगा। लेकिन क्विकर क्या है? आपको मैंने ये भी कहा था कि 2-3 शब्द होते हैं, वेरी, मच और वेरी मच, ये 3 शब्द आपको मैंने कहा था। वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री, मच के बाद क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव डिग्री, और वेरी मच के बाद भी कंपैरेटिव डिग्री। तो क्विकर क्या है? क्विक का क्विकर, क्विकेस्ट, है ना। तो इसीलिए ये जहां पर क्विकर नहीं होगा। अब दूसरी बात क्या है कि सर आप क्विकर तो कर नहीं सकते हैं और क्विकलियर तो होगा नहीं। आप यही चीज कर सकते हैं कि यहां पर क्विकली कर सकते हैं, एडवर्ब आ सकता है ना, एडवर्ब आ सकता है। तो एडवर्ब आ सकता है तो फिर क्विकली एडवर्ब है, तो दोनों जगह एडवर्ब दिया है। अब यहां पर लिखा है 2 फ्रॉग्स, 2 फ्रॉग्स नहीं, ऑफ फ्रॉग्स, यानी रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग्स वर वेरी क्विकली आइडेंटिफाइड। आंसर क्या है? ए। मतलब कोई भी है भाई, आप बहुत जल्दी आप उसको आइडेंटिफाई कर लो कि ऐसे तो मैंने देखा ही नहीं है, वही चीज है। बताया तो कि वेरी के बाद पॉजिटिव डिग्री आता है ना बाबू, लिखा तो है पॉजिटिव डिग्री, गलत इसीलिए तो है ये, तो इसीलिए एडवर्ब भी आता है, समझा क्या? ये चीज है। तो वेरी क्विकली ये हो सकता है, तो वेरी क्विकली। नेक्स्ट आओ। बाइट द बुलेट मीन्स, बाइट मतलब काटना, बुलेट का मतलब होता है कि जो बंदूक की गोली होती है उसे बुलेट कहते हैं। उसका मतलब क्या है? बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? देखो, बाइट का मतलब होता है काटना। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, देखो आप इसको जरा बताओ। सर इस टाइम मेरा ऑफलाइन क्लास रहता है सर, रिकॉर्डेड बैच करता हूं, डाउट रहता है। बाबू आप डाउट को भेज सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर भेज दो, डाउट सपोर्ट पे भेज दो, कहीं भी आप डाउट भेज सकते हो। मुझे नहीं लगता कि डाउट बहुत ज्यादा होगा आपका। क्वेश्चन है, मैं पूरा प्रयास करता हूं हर बात को बताने का। बाइट द बुलेट का मतलब क्या है? आपने वो कहानी सुनी होगी, कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने अपनी बंदूकें के अंदर बदलाव किया, जहां इनफील्ड राइफलों को, ब्राउन बेस की जगह जो है नई राइफलें लाई गई, और उस राइफल जो थे वो नाम था उसका इनफील्ड राइफल। और वहां पर जो कारतूस थे, वो कारतूस को दांत से खींच के और उसको भरना पड़ता था। वो जो चमड़ा होता था जो कारतूस का, वो गाय और सुअर की चर्बी से बना होता था। कहते हैं इस बात का पता जब मंगल पांडे, जो बैरकपुर के अंदर जो एक नेटिव इन्फेंट्री थी, वहां पर तैनात थे मंगल पांडे, और पांडे जी लोग पंडित जी लोग हैं, तो पांडे जी को पता चला कि कोई ऐसा भी है यहाँ पर कारतूस बनाने वाला, जिस कंपनी ने कारतूस बनाया है इन इनफील्ड राइफलों के लिए, वो कारतूस बने हुए हैं गाय और सुअर की चर्बियों से। पूरी तरीके से गाय की जो है चर्बी हराम है, और इस्लाम के लिए जो सुअर की चर्बी ही भी हराम है। इसके लिए मंगल पांडे जो है जाके अपने ऑफिसर से पूछते हैं, और जाके जब पूछते हैं तो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी बात में साफ समझा लगता है, गोली मार देते सीधे मंगल पांडे। ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, धर्म के खिलाफ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हैं कि उसके बाद एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हो गई, और मेरठ छावनी के अंदर बहुत सारे सैनिक थे। उन सैनिकों के पास भी ये खबर पहुंची, तो उन्होंने भी बगावत कर दिया। सेना का नियम है कि अगर बगावत किया तो कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। 90 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, 85 सैनिकों को जेल भेज दिया गया।
पांच सैनिक पर नहीं पाए गए। जिनको गिरफ्तार किया वहां उस खुद अपने ही लोग थे। संडे का दिन था, संडे को जब निकले वो लोग, तो संडे को जब निकले तो कहते हैं कि 13 अप्रैल का दिन था, और 13 अप्रैल 13 मई के 13 मई की बात थी शायद। तो कहते हैं कि उसके बाद जब संडे का दिन था तो जो घूमने गए रहे थे, तो कुछ आपने वो मूवी भी देखी होगी मंगल पांडे, लड़कियों को छेड़ दिया उन्होंने। लड़कियों को छेड़ा तो लड़कियों ने कहता, लड़की जो है वहां पर कहती है कि यहाँ पर तुम अपनी मर्दानगी को दिखाते हो, वहां तुम्हारे अपने भाइयों के कपड़े उतार दिए गए, उन अंग्रेजों ने तुम्हारे अपने भाइयों को जेल में बंद कर दिया, वहां तुम्हारी मर्दानगी नहीं दिखती है, हमारे सामने मर्दानगी दिखाते हो। यह बात अंदर तक झकझोर के रख दी मेरठ के सिपाहियों के अंदर। मेरठ के सिपाही वहां से जाते हैं और कहते हैं कि बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा टाइगर। फिर जाते हैं और जाके अपने भाइयों को रिहा करते हैं। वहां पर एक अलग लेवल की क्रांति शुरू हो जाती है। कहते हैं अंग्रेजों को भारत से भगा देंगे। अब किसको लाएंगे? तो जो इसके पहले थे, कौन थे? तो मुगल। तो चलो दिल्ली चलते हैं। उस क्रांति को आप सभी जानते हैं, 1857 की क्रांति। एक बहुत बढ़िया लेखक है, आप सभी अगर किताब पढ़ने के लिए कभी इच्छुक होंगे, है ना, तो कहते हैं किताब जो है एक बहुत बढ़िया, बिहार के अपने, है ना, बेगूसराय के एक बहुत बहुत बेहतरीन राइटर है। मैं उनकी किताब को, कोई भी किताब है उनका नहीं मैं छोड़ता हूँ, सारी किताब है। प्रवीण झा, प्रवीण झा की भी एक किताब आई 1857, उस किताब को कभी आप पढ़ना। और इतने बेहतर, नॉर्वे के अंदर है, नॉर्वे में से डॉक्टर है वो, एमबीबीएस की डिग्री उन्होंने ली और वहां पर डॉक्टरी करने लगे। वो एक साहित्य के बहुत बढ़िया लेखक है। उनकी सारी किताबों को मैंने पढ़ा है। और कहते हैं कि उन्होंने अभी एक नई नई किताब जो है निकाली है अपने 1857, इसमें और रोचक जो जानकारियां हैं। और उस किताब को भी मैं पढ़ा नहीं हूं, मैं मंगाऊंगा, आज ही मैं मंगाऊंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो दिन में उसको पढ़ के निपटा दूं मैं। तो ये क्रांति है। तो आप वही चीज देख रहे हो कि बाइट मतलब काटना, उस बुलेट से आप बना सकते हो, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग है, मई की बात है, बिल्कुल मैं कहा मई को जो हुआ था ये, हाँ 9-10 मई की बात है, मई का महीना था। तो कहते हैं कि वही चीज हुआ था यहाँ पर। तो बाइट द बुलेट का मतलब वही है कि जो आपने काम किया, यानी अब 1857 की क्रांति तो हो गई, लेकिन उस क्रांति का दमन करने के पास अंग्रेजों के पास पूरी ताकत थी। क्रांति को दमन करने की हर कोशिश को किया उन्होंने, है ना। उसी क्रांति में, क्रांति की जो है उस आग में कूद पड़े बिहार के लाल बाबू कुंवर सिंह, 80 साल का डोकरा कूद गया उस आग में। महारानी जो है हमारी लक्ष्मीबाई भी कूद पड़ी उसी आग में। कई ऐसे लोग जो थे उसमें कूद पड़े। तो कहने का मतलब वही है कि फेस द डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ, बड़े ही करेज के साथ किसी चीज को सामना करना कहलाता है बाइट द बुलेट। आंसर क्या है? फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन विथ करेज। नेक्स्ट आओ, रामायण इज एन एंशियंट संस्कृत एपिक। एपिक मतलब होता है महाकाव्य। इट इज बिलीव टू बी रिटन, ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि उसका लिखा गया है अराउंड 500 to 100 BC। 500 से 100, मतलब ये पहले होगा, ये उसके बाद। जैसे हम कहते हैं ना कि 200 से 300, तो ये बीसी है ना, तो उल्टा चलेगा। पहले क्या आएगा? पहले 300, फिर आएगा 200। तो 500 बीसी से 100 बीसी के आसपास में इसको लिखा गया है, इस एपिक को, संस्कृत के अंदर में। उसके बाद आप देखोगे कि 1500 अकबर के टाइम पर जो देखोगे तो जो कहते हैं कि उसको लिखा गया, तुलसीदास ने भी लिखा है उस चीज को, वो तो अकबर के समकालीन थे। चलिए, तो वही कह रहा है, रामायण एक एपिक है, एक महाकाव्य है। और महाकाव्य के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होगा, यानी रामायण नहीं द रामायण, महाभारत नहीं द महाभारत। आर्टिकल का एरर है, शिवानी ने बिल्कुल सही कहा है, वही चीज है। सर यूट्यूब से आपका नरेशन पढ़कर सारे अच्छा चलिए, तो यही है क्या? रामायण। तो रामायण द रामायण होगा। यहां देखो, इफ इट विल रैन, इफ एक कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज के साथ कभी भी विल का प्रयोग नहीं होता है। आपको मैंने पहले भी ये बात बताया था, ये पहले भी समझाया था। कंडीशनल क्लॉज होते हैं इफ, इवन इफ, टिल, अनटिल, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज लॉन्ग एज, एंड जो है इन केस, व्हेन, व्हेनेवर, ऐसे शब्द को कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। कंडीशन का मतलब होता है शर्त है, ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, तो वही चीज है। इफ के साथ, इफ के बाद कभी भी याद रहे कि कभी भी मॉडल नहीं आएगा। तो क्या आएगा सर? प्रेजेंट आएगा। क्या आएगा सर? पास्ट आएगा। क्या आएगा सर? पास्ट आएगा। चाहे वो नियर पास्ट हो, चाहे वो मोर पास्ट हो, है ना, सिंपल पास्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, यही दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा। यहां पर अगर V1 या V5 यानी प्रेजेंट आया है तो आगे आ सकता है विल, शैल, कैन, मे, इसके बाद V1। अगर ये पास्ट है तो फिर विल नहीं वुड, वुड के बाद V1। अगर हैड प्लस V3 है तो सब्जेक्ट के बाद हैड क्या है? पास्ट, तो विल नहीं वुड। V3 है तो हैव प्लस V3, क्योंकि इसको V1 भी देना है। तो ये ऐसे काम करता है, इसे कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। इसके बाद ध्यान रहे कभी भी मॉडल का प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाएगा। उसको तुरंत बाद मॉडल नहीं होगा, अगले वाले में मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि देखो यहां पर क्या है, कह रहा है कि इफ इट विल रेन, नहीं, इफ इट रेन्स टुमारो। यहां क्या है? इफ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इफ इट विल नहीं, इट विल रेन नहीं, ये वाला देखो, दो जगह विल है। लोग यहां भी गलती कर देंगे
डी में भी आंसर दे देंगे, जैसे कुछ बच्चों ने डी में आंसर दिया है कि उनको सिर्फ विल से मतलब है, विल यहां भी है, विल यहां भी, सर कोई दिक्कत नहीं, यहां दे देते हैं। बाबू ये गलती नहीं है, ये पाप है, पाप, ये पाप है आपके लिए अगर ऐसे काम कर रहे हो तो। यहां पर आई विल नहीं, आई विल तो ये वाला है, इसमें गलती थोड़े है, इस वाले में गलती है। तो इफ इट विल रेन नहीं होगा, इफ यहां पर इट रेन्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ये चीज याद रखना, इसी के साथ सेम यही चीज होता है कि इफ के बाद यहां पर सब्जेक्ट और V2 के रूप में वर आता है। क्या आता है बाबू, वर, और उसके बाद आता है कोई, यहां पर ध्यान रहे, यहां पर क्या होगा कि यहां पर देखो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेगा, इसको सब्जेक्ट ही मानो, सब्जेक्ट ही होता है। जैसे इफ आई वर यू, इफ आई वर ही, तो ये चीज होता है, सब्जेक्ट ही यूज करते हैं, और अगला चीज ये हो जाता है। क्लियर है? अगला, एट वंस फिंगर टिप्स, है ना, उंगलियों पर, उंगलियों पर गिन लो कोई चीज को। नहीं कहते हैं मोहब्बत मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं, ये वो अदा है जिसमें हर कोई कामयाब नहीं, जिसको सफलताएं मिली उसको उंगलियों पर गिन लो। उंगली पर गिन लो कितने लोग हैं, लेकिन जो बर्बाद हुए उनका कोई हिसाब नहीं। समझ में आ गया? तो उंगलियों पर गिनने का मतलब क्या है कि जो चीजें आप एकदम कंठस्थ आपको याद है ना, आपको एकदम पूरे तरीके से कंठस्थ याद है, वही चीज है। चलो क्या कहा, एट वंस फिंगर टिप्स, एकदम उंगलियों पर, जवान जो है ना उंगलियों के टिप्स पर, ये चीज है। आउट ऑफ रीच टू टेक जो है रिवेंज टू हैव कंप्लीट नॉलेज, एग्जैक्टली, किसी का जो संपूर्ण ज्ञान है उसको कहते हैं क्या, तो कहलाता है एट वंस फिंगर टिप्स। अगला आ जाओ, हॉस्पिटल फॉर पीपल विथ मेंटल इलनेस, उसे क्या कहते हैं, यानी दिमागी जो इलनेस है, मतलब मानसिक रूप से जो स्वस्थ नहीं है, उसके लिए क्या होता है। तो देखो यहां पर है ड्रगिस्ट, ड्रग का मतलब होता है दवाई, क्या होता है, ड्रग, ध्यान देना, ड्रग का मतलब वो नहीं, वो ड्रग्स होता है, ड्रग मतलब दवाई। एक देखो, एक क्या है ये, तो सर कॉन्सोनेंट, ये क्या है, वोवेल, तो जब भी ऐसे कोई सफिक्स को जोड़ेंगे तो डबल कर देंगे, तो वही होता है डबल जी, और आईएसटी का मतलब हो जाएगा वो व्यक्ति जो दवाई के साथ व्यापार वगैरह करता है, जो दवाई में जिसका मतलब बिजनेस है, उसे ड्रगिस्ट कहते हैं। सेल्टर का मतलब होता है किसी को शरण देना, है ना, जैसे भारत एक अपने आप में महान देश इसलिए रहा है क्योंकि इसने हमेशा अपने शरणार्थियों की हमेशा रक्षा की है, वही है शेल्टर। आज भी देखोगे तो हमने दलाई लामा को अपने भारत में रखा है, चाइना ने उसी के लिए अटैक किया था, तो वही शेल्टर होता है, उसे कहते हैं असाइलम। हैंगर का मतलब समझते हो, जहां पर जहाज वगैरह रखते हैं उसे कहते हैं। हैंगर का मतलब होता है जहाज को रखने की जगह को, जैसे जहाज जहां खड़ा करते हैं ना, उसे कहते हैं हैंगर। देखो, द रोड विच कनेक्टिंग द टू स्टेट्स इज ओवर क्राउडेड। अब देखो कह रहा है कि जो रोड विच कनेक्टिंग, कनेक्टिंग एक V4 है, और V4 कभी भी अकेले नहीं आता है, दो वर्ब अपने साथ हमेशा एक्सलरी वर्ब लेते हैं, और वो वर्ब है V3 और V4। V4 क्या लेता है, तो सर इज लेता है, एम लेता है, और आर लेता है, वॉज लेता है, और वर लेता है। इज एम आर का मतलब प्रेजेंट, और वॉज वर का मतलब पास्ट। और जो V3 है अपने साथ हैज लेता है या हैव लेता है, कब, प्रेजेंट में, और पास्ट में लेता है हैड, यानी इसके बाद ही V3 आएगा, इसके बाद ही V4 आएगा, इसका मतलब पत्ता खत्म, है ना। दूसरी बात, अब देखना कैसे कैसे जोड़ता हूं मैं, बताता हूं, देखो कैसे। मैंने कहा कि रोड सिंगुलर है, रोड सिंगुलर है, तो यहां पर क्या हैव का प्रयोग होगा, नहीं सर, इसलिए काट दिया इसको। हैज कर सकते हैं, लेकिन सर हैज के बाद तो V3 आता है, तो कनेक्टिंग कैसे आएगा, इसलिए इसको काट दिया। देख रहे हो, एक एक बार आराम से काट रहा हूं मैं। फिर मैंने कहा कनेक्टेड पास्ट है, सर अगला है सिंगुलर, सॉरी अगला है प्रेजेंट का, तो इसलिए कनेक्टेड नहीं होगा। अगर यही वॉज होता तो कनेक्टेड कर देते, यानी इसका मतलब कि एक ही ऑप्शन है कनेक्ट्स, यानी कनेक्ट्स क्या कर रहा है कि जो वह सड़क जो जोड़ती है दो राज्यों को, वो पूरी तरीके से ओवर क्राउडेड हो गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखना इन सब चीजों का, ये सारी बातें जो मैं समझा रहा हूं, एक बार हो सकता है ना समझ में आए, बार बार देखना, इसको कई बार समझने की कोशिश करना। तो यहां पर ये खेल है। द कमिटी डिपोज्ड, डिपोज्ड का मतलब क्या होता है, निकाल देना, है ना, निकाल देना। डिमोलिश का मतलब होता है किसी को गिरा देना, ढा देना, है ना, जैसे डिमोलिशन ऑफ ट्विन टावर्स, डिमोलिशन कर दिया, डेमोलिश कर दिया, उसको गिरा दिया। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब पृथक करना, अलग करना, सेग्रीगेट कर देना, सागर में गेट लगा के सेग्रीगेट कर देते हैं, दो शब्द होता है, एग्रीगेट और सेग्रीगेट। जैसे आप हाई स्कूल का पेपर दिए, आपका टोटल मार्क्स कितना है, ये आपका एग्रीगेशन मार्क है, और एक एक सब्जेक्ट में कितना है, कि हिंदी में कितना है, अंग्रेजी में कितना है, साइंस में कितना है, तो वो सब क्या है, सेग्रीगेशन मार्क। सेग्रीगेटेड वो है,
है ना। यहाँ देखो प्रोमोटेड, प्रोमोटेड का मतलब होता है क्या कर देना, किसी भी चीज को प्रमोट करना, प्रमोट मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ा देना। अब यहाँ पर है इंटरेक्टेड, जो यानी एक तरीके से अंदर की तरफ रखना, इनका मतलब अंदर होता है, तो वही चीज है। तो क्या है देखो, डिपोज मतलब निकाल देना, डिमोलिश मतलब तबाह कर देना, सेग्रीगेशन मतलब पृथक करना। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है, इंटरेक्टेड है, किसी से इंटरेक्ट करना, जो किसी के अंदर प्रवेश करना, बातचीत, ये खास करके बातचीत के अंदर नहीं आदमी इंटरेक्टेड तरीके से बात करता है। और प्रमोटेड का मतलब होता है किसी चीज को प्रमोट करना, प्रचार करना, है ना, प्रमोशन होता है। तो वही कह रहा है कि हिम फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी किसी को एक तरीके से जो है कमेटी ने क्या किया है, उसे अपने ऑफिस से डिपोज कर दिया। डिपोज का मतलब होता है हटाना, किसी को हटा देना, मतलब उसे निकाल देना, है ना, डिपोज कर देना। तो यही डिपोज कर देना, तो उसको प्रमोट किया। आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये है। अगला आओ, रिया इज लाइक्ड बाई एवरीवन एज, क्योंकि सी इज वेरी एमिकेबल। आपको याद है वो दिन जब मैं आपको कराया था एम वाले रूट वर्ड, एमिएबल, एमिकेबल, आपको मैंने कराया था शब्द एमिटी। एमिटी यूनिवर्सिटी है, इसका मतलब क्या है, दोस्ती वाला। एमिकेबल है ना, वो चीज होता है। अमांडा वो गर्ल चाइल्ड का नाम होता है, तो वही चीज कहलाता है। एमिकेबल का मतलब होता है कि जो दोस्ताना तरीके से है, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, यानी एमिकेबल मैनर है। डेंजरस मतलब खतरनाक, स्टूपिड का मतलब मूर्ख, यहाँ पर हेटफुल मतलब घृणात्मक। अब एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ती, अनफ्रेंडली का मतलब होता है जो दोस्ती नहीं है। तलाक तलाक तलाक, दोस्ती नहीं रहा, अमित्र कह सकते हो। चलो, रेसिस्टेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को मतलब प्रतिरोध, इसीलिए आप कहते हो कि ये प्रतिरोधक है। जैसे मान के चलो कोई, अगर आपके पास कोई वॉच है, वो वाटर रेसिस्टेंट है, इसका मतलब वो क्या करेगी, वो पानी को अंदर जाने से रोकेगी, उसे कहते हैं रेसिस्टेंस। इसीलिए आप फिजिक्स में पढ़ते हो रेसिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोधक होता है, वही चीज कहलाता है। सर मेरा एसएससी सीजीएल में 322 नंबर था और 233 वालों को सीट ले लिया, बताइए। आप अपना डिटेल बाबू मुझे थोड़ा इंस्टाग्राम पर मेरे, है ना, मुझे भेजना। ये जो डिटेल है ना, ये आपका, आपके क्या नंबर रहे हैं, क्या चीजें हैं, कि हम लोग उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। तो वो चीज जो है ना, लड़ाई जो चल रही है, आप वो डिटेल मुझे बस भेज देना। कैटेगरी आपका क्या है, आपने कितना आपका नंबर रहा है, आपका क्या रोल नंबर रहा है, मुझे थोड़ा डिटेल पे भेजना, है ना। रेसिस्टेंस मतलब रोकना, तो टॉलरेंस बर्दाश्त करना, एक्सेप्ट करना, तो क्या हो जाएगा, टॉलरेंस करना। रिलायंस मतलब होता है निर्भर, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूक, ये सारे शब्द लिखे हैं। प्रतिरोध करना, है ना, ये देखो। टेंडरनेस मतलब कोमलता, है ना, नरमी जो होती है, बहुत काफी नरम होता है, वो चीज कहलाता है। ये है सहनशीलता, ये बर्दाश्त नहीं करेगा, प्रतिरोध कर देगा, और ये है सहन करेगा उसको। भरोसा, रिलायंस, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आंसर बी। चलिए, आज की कहानी यहाँ पर मुकम्मल हुई। कहानी जो पूरा हुआ, आज ही आपको मैं 11 नंबर का सेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके क्वेश्चंस को आप लगाना, आपको मजा ना आए तो फिर बात करना। चलिए, आपसे मुलाकात करेंगे फिर कल, और कल और आगे बढ़ेंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस लाइव क्लास। बढ़िया सा पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल मुलाकात करेंगे। और इंग्लिश विथ पीए सर है बाबू, इंग्लिश विथ पीए सर देखोगे ना तो आपको मिल जाएगी, उस पर जरूर भेज देना। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय